जीरो टू इन्फिनिटी। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 माइंड वर्किंग। ये फर्स्ट क्लास एग्जामिनेशन में रिटन एंड ओरल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी कुछ नए रेगुलेशंस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो इस चैप्टर को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ताकि हम फर्स्ट क्लास एग्ज़ाम में इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन नंबर 104 की, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या है, कैसे बनाना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, रेगुलेशन नंबर 104 इसके बारे में बताता है। इस रेगुलेशन में डिटेल में जाने से पहले एक दो बातें हम समझ लेते हैं। पहली बात यह है कि रेगुलेशन नंबर 104 सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान CMR 1957 में नहीं था। ये रेगुलेशन आया है CMR 2017 में। रेगुलेशन नंबर 107 सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान एक पैराडाइम शिफ्ट है माइनिंग लॉज के लिए, कि अब तक जो चीज़ें माइनिंग में होती आई हैं, यानी लॉ जिस चीज़ों को जैसे गवर्न करता आया है उसमें एक चेंज लाने की कोशिश है ये रेगुलेशन नंबर 107। अभी तो इसने बस एक रेगुलेटरी फॉर्म लिया है रेगुलेशन नंबर 107 में। फ्यूचर में हो सकता है कि ये रेगुलेशन नंबर 107 ही सब कुछ हो जाए, यानी जो भी चीज़ें माइनिंग में होनी है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा रेगुलेशन नंबर 107 के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि मैं इस रेगुलेशन को एक पैराडाइम शिफ्ट क्यों बोल रहा हूँ, कि ये अभी वाले जो रेगुलेशन है उससे ये रेगुलेशन क्या चेंज लेके आएगा और क्यों लेकर के आएगा और ये कैसे वर्क करेगा, इसके बारे में पहले बात करते हैं। फिर हम लोग जो रेगुलेशन के कंटेंट है उसके ऊपर जाएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की ज़रूरत क्या पड़ी। माइनिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि आज जो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन है माइनिंग में वो पहले से कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा रफ्तार से है। जो देश की एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और उसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास सबसे चीप फ्यूल का सोर्स है वो कोल है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा कोल कैसे निकाला जाए, इसके लिए क्या है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है वो डायरेक्टली अडॉप्ट हो रही हैं, एकदम कोई लैग नहीं है बहुत ज़्यादा। मतलब वर्ल्ड में कहीं टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमारे यहाँ भी 4-5 साल 6 साल पीछे में हम लोग भी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, और ये जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा एकदम साइमल्टेनियस हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि टेलीकॉम सेक्टर में क्या हुआ कि एक टाइम अभी तक 4G चल रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में हमारा 5G आने वाला है। तो 5G का जो इम्प्लीमेंटेशन है पूरे वर्ल्ड में एक साथ होने जा रहा है। कहीं इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, कहीं इंटेंसिटी थोड़ी कम है। ऐसा नहीं है कि 5G कहीं आ जाएगा उसके 20 साल बाद इंडिया में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वैसा ही कुछ माइनिंग इंडस्ट्री में होने जा रहा है, और इवन हर एक इंडस्ट्री में होने जा रहा है। जो टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन है बहुत ही फास्ट है और साइमल्टेनियस होने जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बढ़ रहा है, मास प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी आ रही है, वैसे वैसे माइनिंग के एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। आज कोई एक फलाना टेक्नोलॉजी के साथ हम अगर काम कर रहे थे तो माइनिंग में एक लिमिटेड हैजार्ड्स थे, करने का एक तरीका था, लॉ ने बता दिया कि इस चीज़ को ऐसे ऐसे करना है, सब कुछ था, सेट था, डिफाइंड था। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कोई मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। एग्जाम्पल कल के दौर में अगर सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स आ जाते हैं माइनिंग में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ माइंस में इसका ट्रायल चल भी रहा है, तो वैसे केस में हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कितना एफिशिएंट होगा, कितना एफिशिएंटली उसको हैंडल कर पाएगा उस टाइप की टेक्नोलॉजी को। तो ये जो चेंज इन टेक्नोलॉजी है और जो लॉ के बीच का लैग है, ये अल्टीमेटली क्या करेगा, ये एक्सीडेंट को बढ़ावा दे सकता है। हमने किसी चीज़ को ढंग से स्टडी नहीं किया है और उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दिया, और हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसके लिए वो रेडी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हर एक माइन अपने आप में यूनिक होती है। कोई भी दुनिया का कोई भी लेजिस्लेशन जो है हर एक माइन की हर एक साइट स्पेसिफिक कंडीशन को कवर नहीं कर सकता। हर एक माइन में कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा ही रहेगा जो एक रेगुलेशन बनाने के टाइम में छूट जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रोसेस क्या है कि रेगुलेशन का जो मेकिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ कमिंसरेट नहीं है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि कल को अगर सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स आ जाते हैं इंडिया में, माइंस में लोग अडॉप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को, तो हो सकता है उसके लिए जो सरकार रेगुलेशन बनाना चाहे तो हो सकता है रेगुलेशन बनने में 2 साल लग जाएंगे, और 2 साल में हो जब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो गई 2-4-10 जगह एक्सीडेंट भी हो चुके होंगे बिना रेगुलेशन के, मतलब रेगुलेशन के अभाव में। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान एक सेल्फ रेगुलेटरी अप्रोच है। जो अभी तक हम लोग माइंस एक्ट, CMR, माइंस रूल, ये जितना भी इसके अंदर प्रोविज़न दिए गए हैं, ये क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव रेगुलेशन है। यानी सरकार ने प्रिस्क्राइब किया कि आपको इस चीज़ों को ऐसे ऐसे करना है, मतलब आपकी माइंड की कंडीशन कुछ भी हो उससे उनको मतलब नहीं है। कानून बन गया, कानून में लिखी हुई हैं चीज़ें कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होनी है,
पिलर की विड्थ इतनी होनी है, भले आपके पास दुनिया भर की टेक्नोलॉजी हो उसको संभालने के लिए, लेकिन कोई मतलब नहीं, पिलर की विड्थ उतनी है, एक्सट्रैक्शन रेशियो आपका कम है तो कम है। यानी कि एक लाइन में कहा जाए तो ये जो रेगुलेशन था अब तक या अभी भी जो है चल रहा है, ये एक प्रिस्क्रिप्टिव रेगुलेशन है, ये प्रिस्क्राइब करता है चीज़ों को। लेकिन सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या है, एक सेल्फ रेगुलेशन की अप्रोच में ले जाता है। एक ये पैराडाइम शिफ्ट इसलिए मैंने इसको कहा था कि प्रिस्क्रिप्टिव लेजिस्लेशन से अब हम लोग मूव कर चुके हैं या मूव कर रहे हैं सेल्फ रेगुलेटरी अप्रोच की तरफ। यानी हम ही कानून बनाएंगे अपनी माइंड के लिए और हम खुद ही इंप्लीमेंट करेंगे। ये अप्रोच है सेल्फ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की। इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है कि फ्यूचर में सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जब बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा, इसका एडॉप्शन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, माइंड्स में इसके ट्रू सेंस में हो जाएगा, तो जो मेन लॉ है, जो माइंस एक्ट रेगुलेशन है, उसका जो प्रभाव है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, प्रभाव बढ़ेगा सेल्फ रेगुलेशन का, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में एंटायर स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, जैसे रेगुलेशन में क्या है आप पढ़ेंगे तो मैक्सिमम जगह लिखा है ओनर, एजेंट, मैनेजर, बस इन 3 लोगों पे पूरी माइंड खत्म हो जाती है। बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम दी है, वो भी दी भी है तो सिर्फ सुपरवाइजरी लेवल तक के स्टाफ्स की। ठीक है, उसके नीचे के लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। लेकिन सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या है, इसमें एक चेंज लेकर के आता है। इसमें टॉप टू लेकर के बॉटम तक, एकदम आखिरी पर्सन तक सबका इन्वॉल्वमेंट होना है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में बेसिकली करना क्या है, तो उसमें क्या है, हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना है। हैजार्ड मतलब कहीं पानी का सोर्स है तो पानी बह के आ सकता है, कहीं हाइट पे काम कर रहे तो वहाँ से इंसान गिर सकता है, तो ये सब क्या हैजार्ड्स है माइंड के। और ऑपरेशन में हैजार्ड यानी काम करने के दौरान क्या हैजार्ड हो सकते हैं, यानी मशीन चलाने के टाइम में क्या हैजार्ड हो सकते हैं, कुछ टूट के गिर सकता है, कोई चोट लग सकती है या मशीन पलट सकती है, मतलब इस टाइप की जो ऑपरेशन में हैजार्ड है और वर्क इन्वायरमेंट में हैजार्ड है, ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में। यानी कि वर्क इन्वायरमेंट में और ऑपरेशन में दोनों ही लेवल पे हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना है और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इन हैजार्ड से डील करेगा। ये बताएगा, एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा, एक चीज़ बताएगा कि हैजार्ड्स को कैसे कम करना है, कैसे दूर करना है, कैसे हटाना है, नए हैजार्ड आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ें हैं। यानी एक साइट स्पेसिफिक, एक माइन के स्पेसिफिक, कि माइन का पूरा खाका तैयार कर लिया कि इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे गलत हो सकता है, यहाँ गलत हो सकता है, उनको हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया और उसके हिसाब से अपने काम करने के तरीके को हमने सेट कर लिया, अपने लिए एक लॉ बना दिया, अपने लिए एक कानून बना लिया, यानी सेल्फ रेगुलेटरी चीज़ बना दी, एक डॉक्यूमेंट बना दिया और उसको हमको फॉलो करना है। ये है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में बेसिकली जो हैजार्ड का आइडेंटिफिकेशन होता है इन्वायरमेंट में और ऑपरेशन में, वो रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू होता है और रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो रिस्क असेसमेंट के थ्रू किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊंगा और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल चर्चा होगी जब हम इससे रिलेटेड सर्कुलर्स डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो में हम लोग मूव करेंगे रेगुलेशन नंबर 104 के कंटेंट की तरफ। कि रेगुलेशन नंबर 104 में क्या लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सब रेगुलेशन 1 इसके सब रेगुलेशन 1 के अंदर में 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें कि यह बताया गया है कि हर एक माइन के ओनर, एजेंट और मैनेजर को क्या क्या करना है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के रिस्पेक्ट में। पहला पॉइंट कहता है क्लॉज ए, उनकी माइन में एम्प्लॉयड पर्सन के हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड ऐसे हैजार्ड आइडेंटिफाई करने हैं जिससे कि उनके जो एम्प्लॉयड पर्सन है वो एक्सपोज हो सकते हैं काम करने के दौरान। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई अंडरग्राउंड माइन में काम कर रहा है तो उसे इनंडेशन का भी खतरा है, उसे गैस का भी खतरा है, एक्सप्लोजन का खतरा है, उसे रूफ फॉल का खतरा है, इस टाइप के कई सारे हैजार्ड हो सकते हैं। तो जो भी एजेंट, ओनर या फिर मैनेजर होंगे उनको ये सारे हैजार्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। सेकंड क्लॉज पॉइंट बी इसका कि असेस द रिस्क टू हेल्थ एंड सेफ्टी टू विच एम्प्लॉय मे बी एक्सपोज वाइल दे आर एट वर्क। फर्स्ट पॉइंट कह रहा था कि हैजार्ड आइडेंटिफाई करना है और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि रिस्क आइडेंटिफाई करना है। जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड क्या रिस्क हैं, जब भी वो पर्सन काम कर रहे होंगे तो वो किस रिस्क में एक्सपोज हैं, वो रिस्क आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर एक फाइन डिफरेंस है हैजार्ड और रिस्क में। पहले इसको समझते हैं फिर मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे जाऊँगा। हैजार्ड और रिस्क में पहले डिफरेंस समझते हैं, पहले जनरल टर्म्स में समझते हैं, फिर माइनिंग के रिस्पेक्ट में समझेंगे। पहला है कि अगर पानी है स्विमिंग पूल में, ठीक है, तो ये क्या है, हैजार्ड है कि चलो वहाँ डूबने का खतरा है। रिस्क क्या है कि जंपिंग इन विदाउट नोइंग हाउ टू स्विम, यानी अगर किसी को तैरना नहीं आता और वो कूद जाता पानी में तो वो एक रिस्क है। ठीक है, माइंस के केस में अगर इस एग्जांपल को हम देखते हैं तो अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे माइंस में या कोई नियर बाय माइन में वाटर एक्यूमुलेशन है, जहाँ से वाटर जो है माइंस के अंदर में आ सकता है, तो वो क्या एक हैजार्ड है। अब किसी भी माइन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ पर्सन्स काम कर रहे हैं
तो उन पर्सन्स का एक्सपोजर क्या होगा, अगर वो पानी कहीं से आ जाता तो वो क्या पर्सन डूबने की प्रॉबिलिटी है उनकी कि नहीं है, कि किसी ऐसी सेफ जगह पे है, ऊंची जगह पे है, वाटर लेवल नीचे है। मतलब इस टाइप का रिस्क असेसमेंट करना है कि अगर पानी आ भी जाता है तो कितना बड़ा रिस्क है, कितने लोग अफेक्ट हो सकते हैं इससे। ये जो रिस्क वाली डिटेल है ये हम लोग आगे सर्कुलर का जब वीडियो देखेंगे तो उसमें और अच्छे से समझेंगे कि रिस्क का असेसमेंट कैसे किया जाता है। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल, एक समझने के लिए बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, जनरल एग्जांपल में देखते हैं कि गैसोलीन यानी पेट्रोल है आपका, तो पेट्रोल तो क्या एक हैजार्ड है कि फायर का। अब रिस्क क्या है कि वहाँ पे अगर कोई, जहाँ पेट्रोल का एक्सपोजर है वहाँ पे कोई माचिस मार देता है तो वो एक रिस्क है, उससे एक्सप्लोजन हो सकता है। ड्राइविंग करना क्या है, हैजार्ड है। हैजार्ड है क्योंकि रास्ते में एक्सीडेंट होने का खतरा है ड्राइविंग करते टाइम। अब रिस्क क्या है कि ड्राइविंग करते टाइम अगर आप टेक्सटिंग कर रहे हैं तो वो एक रिस्क है कि उससे क्या प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है कोई भी एक्सीडेंट होने की। तो ये एक जनरल एग्जांपल हुआ। अब हम लोग फिर वापस मूव करते हैं। ओनर, एजेंट और मैनेजर जो भी हर एक माइन के होंगे, उनको क्या करना है कि अपनी माइन में उनके जो भी वर्कर्स काम कर रहे होंगे, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जब भी वो काम पर जा रहे हो वर्कर्स या उनके एम्प्लॉय, तो वो किस टाइप के रिस्क से एक्सपोज्ड है, ये चीज़ उनको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लॉज सी इसका, कि ओनर, एजेंट और मैनेजर को करना क्या है कि जो भी उन्होंने हैजार्ड देखे हैं, उनको जो भी समझ में आए हैं, जो भी आइडेंटिफाई किए हैं, और साथ में जो भी रिस्क उन्होंने असेस किया है उस हैजार्ड से रिलेटेड, इन सबको क्या है रिकॉर्ड करना है उनको। ये एक ओनर, एजेंट और मैनेजर की ड्यूटी है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लॉज डी। क्लॉज सी के अंदर में जो भी हैजार्ड आइडेंटिफाई किए गए हों या फिर रिस्क का असेसमेंट किया गया हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे भी वो नोट डाउन किए गए हों, सारे रिकॉर्ड्स जो भी उनके माइंस में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ है, उनके इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल करना है। क्लॉज डी का मेन पर्पज़ ये है कि इससे एम्प्लॉयज़ का भी इंगेजमेंट बढ़ेगा, उनको भी पता चलेगा उनके माइंड्स में क्या हैजार्ड है, क्या रिस्क है, क्या रिस्क असेसमेंट किया गया है, और साथ ही साथ ये भी उनको मौका मिलेगा पॉइंट आउट करने का कि कुछ चीज़ें छूट तो नहीं गई है, या मैनेजमेंट ने, माइन मैनेजमेंट ने जानबूझकर कोई चीज़ छुपा तो नहीं दी गई है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी जब ये रिकॉर्ड्स मतलब इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल कराए जाएंगे। इसका लास्ट पॉइंट ये है कि ओनर, एजेंट और मैनेजर को क्या करना होगा, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए और रिस्क असेसमेंट के लिए एक अप्रोप्रिएट प्रोसेस फॉलो करना है। यानी कि कोई भी चीज़ आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, एक प्रोसेस के तहत होना चाहिए। प्रोसेस एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझे तो एक कमिटी बनाई जाएगी माइंस के अंदर में कि ये पर्सन्स डेजिग्नेशन वाले इस पर्टिकुलर टाइप के रिस्क असेसमेंट के लिए कमिटी में फंक्शन करेंगे, और वो लोग स्टेप बाय स्टेप लोगों को इंगेज करेंगे, उनसे बात करेंगे, पास्ट एक्सपीरियंस देखेंगे, माइन के रिकॉर्ड देखेंगे, नियर बाय माइन के रिकॉर्ड देखेंगे, कोई एक्सीडेंट हुआ पहले तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेसिस पे वो क्या करेंगे, हैजार्ड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और इसका असेसमेंट करेंगे। ये क्या एक प्रोसेस के तहत होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं कि भाई बैठे बैठे सपना आया कि नहीं यहाँ तो पानी का हैजार्ड लिख दिया, पानी का हैजार्ड, ये ऐसे नहीं, आर्बिट्रेरी कुछ नहीं, एक प्रोसेस के तहत होगा जो होगा। नेक्स्ट, सब रेगुलेशन नंबर 2 इसका। सब रेगुलेशन 2 के अंदर में जो हमने रेगुलेशन 37 पढ़ा था उसकी एक झलक मिलती है। ये पॉइंट्स एग्जैक्टली उसी टाइप के हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ड्यूटीज़ के टर्म्स में हमने पढ़ा था। तो अब सब रेगुलेशन 2 के हिसाब से करना क्या है, ओनर, एजेंट और मैनेजर, हर एक माइन के ओनर, एजेंट और मैनेजर को जो भी उनके माइंस की सेफ्टी कमेटी है वो, और उनके कंपनी का जो भी इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे शॉर्ट में आईएसओ भी बोलते हैं, उन दोनों के साथ कंसल्टेशन में रह करके ऐसे मेजर्स डिटरमाइन करने हैं जो कि ज़रूरी हैं क्या क्या चीज़ों के लिए। पहला पॉइंट आता है कि कोई भी रिस्क जो कि रिकॉर्ड किया गया उसको एलिमिनेट कैसे किया जाए। ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है कि कंट्रोल करना है रिस्क को सोर्स पे, तो सोर्स पे रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए मेजर्स। थर्ड पॉइंट आता है कि मिनिमाइज कैसे किया जाए रिस्क को, उसके लिए मेजर्स। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर ऊपर में जो तीनों मेजर्स दिए गए हैं उसमें से कोई कारगर नहीं हुआ, यानी ना एलिमिनेट कर सकते हैं, ना कंट्रोल कर सकते हैं, ना मिनिमाइज कर सकते हैं, तो वैसे केस में जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड कराया जाए, और जो भी रिस्क है उसको मॉनिटर करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जाए माइंस के अंदर में, कि वो मॉनिटरिंग करके बताता रहे कि रिस्क बढ़ा घटा टाइम टू टाइम, कि कभी कोई दुखद घटना ना हो जाए, रिस्क का मॉनिटरिंग करना है। अब इसको एक समराइज फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि क्या है। कोई भी रिस्क है माइन में, अगर कोई रिस्क मिल गया तो उसके लिए हमें 4 अप्रोच अपनानी है। ठीक है। पहली अप्रोच होगी एलिमिनेशन, यानी कि माइन के जो ओनर, एजेंट और मैनेजर होंगे अगर वो ऐसी कोई तरकीब निकाल लेते हैं कि रिस्क को ही एलिमिनेट कर दिया जाए तो सबसे पहला काम वो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर माइंस के अंदर में किसी जगह पर स्लिपरी रोड है, ठीक है, तो स्लिपरी रोड को क्या है कि ऊपर से और लूज मटेरियल दे करके या उसको स्क्रैप करके
उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है कि वहाँ पे लोगों के फिसलने के चांसेस एकदम खत्म हो जाएंगे, एकदम एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस टाइप की जो अप्रोच होगी वो होगी एलिमिनेशन ऑफ द रिस्क, कि उस रिस्क को एलिमिनेट किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि रिस्क को सोर्स पे कंट्रोल किया जाए, ठीक है ना। अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ है कि उसका एलिमिनेशन नहीं हो सकता, तो वहाँ क्या करेंगे, कंट्रोल मेजर्स अपनाएंगे। कंट्रोल का एक एग्जांपल जो मैंने पहले भी एक वीडियो में दिया हुआ है, वो ऐसा होगा कि माइंस में पंप का ऑपरेशन बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है डी वाटरिंग के पर्पज़ से। तो पंप में क्या होता है कि पंप के साथ मोटर लगी होती है और दोनों ज्वाइन होते हैं कपलिंग से। कोई भी जो पंप ऑपरेटर के बगल, पंप के बगल में रह करके जो पंप ऑपरेट करता है, उसके साथ हमेशा ये खतरा बना रहेगा कि कपलिंग कभी भी टूट के उछल सकती है हवा में और उस पर्सन को चोट लग सकती है। ऐसे केस में उस रिस्क को कैसे सोर्स पे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कपलिंग के ऊपर हम लोग कवर लगा सकते हैं। कि अगर हमने ऐसा मेज़र निकाल लिया कि कपलिंग के ऊपर एक कवर लगा दिया कि एक इनक्लोजर में बंद रहेगी, कि वो अगर वो कभी कपलिंग टूट भी जाती है तो वो उसका जो भी फ्रैगमेंट उड़ेगा हवा में वो कपलिंग के कवर से टकरा के वापस गिर जाएगा, और इन द मीन टाइम पर्सन के पास एम्पल टाइम होगा मोटर को बंद करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, रिस्क को हमने सोर्स पे कंट्रोल कर लिया। तो ऐसे 50 और 500 चीज़ें हो सकती है माइंस में, जहाँ पे सोच सोच के कि क्या किया जाए कि रिस्क को सोर्स पे कंट्रोल किया जा सके जब एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो वैसा करना है। ये सेकेंड लेवल की अप्रोच हो गई। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड लेवल की अप्रोच में, कि मिनिमाइजेशन, की रिस्क को मिनिमाइज कर देना है। अब रिस्क को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे, अंडरग्राउंड में क्या होते हैं कि एक्सप्लोसिव कैरियर्स होते हैं जो कि डब्बे में बंद करके एक्सप्लोसिव कैरी करते हैं, ठीक है। तो अब एक ऐसा मेजर लिया जा सकता है कि जब भी एक्सप्लोसिव कैरियर ट्रैवल करेंगे तो आपस में डिस्टेंस मेंटेन करके ट्रैवल करेंगे, यानी एक साथ ग्रुप में 5-6 लोग नहीं ट्रैवल करेंगे, या फिर ऐसे लोग जो एक्सप्लोसिव नहीं कैरी कर रहे हैं वो भी साथ में एक्सप्लोसिव कैरियर्स के चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि एक्सप्लोसिव के साथ एक ऑलवेज रिस्क एसोसिएटेड है कि वो कभी भी ब्लास्ट कर सकता है, कुछ मिसहैप हो सकता है, ये चांसेस रहते हैं हमेशा। तो वैसे केस में अगर वो पर्सन अकेला होगा तो उसका जो डैमेज होगा वो सिर्फ एक पर्सन को होगा। अगर उसकी विसिनिटी में या उसके ग्रुप में बहुत सारे पर्सन एक साथ चल रहे हैं तो वहाँ पे जो एक्सपोजर का लेवल होगा, यानी जो ज़्यादा पर्सन को हानि होने की संभावना है वहाँ पे। तो वैसे केस में इस टाइप का मेजर्स अपना करके, एक प्रोसीजर अपना करके वहाँ पे रिस्क को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं माइंस में। और फोर्थ पॉइंट आता है, यानी फोर्थ स्टेप आता है कि ना हम एलिमिनेट कर पाए, ना कंट्रोल कर पाए, ना मिनिमाइज कर पाए, तो क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देने हैं। जैसे हाइट पे काम करना है किसी पर्सन को, तो वो पर्सन ऊपर से गिर जाएगा, इस चीज़ को आप हाइट तो कम कर नहीं सकते, हाइट उड़ा नहीं सकते, कोई कंट्रोल नहीं है, ना वहाँ किसी टाइप का मिनिमाइजेशन है। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि जो पर्सन ऊपर जा रहा है हाइट पे काम करने के लिए, उसको एक सेफ्टी बेल्ट दे देना है कि वो पर्सन ऊपर जाते ही सेफ्टी बेल्ट को कहीं पे टैग कर लेगा, अगर इन केस गिर भी जाता तो वो सेफ्टी बेल्ट से लटक जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करके जो रिस्क हुआ वो ख़त्म हो गया। वहाँ का वो पर्सन के जो एक्सीडेंट होने के चांस थे या जो भी उसके साथ गलत हो सकता था, मिसहैप हो सकता था, वो चांसेस को हमने एकदम ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये 4 अप्रोच में चलना है हमेशा। आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसको डायरेक्शन में सजाइए कि आपको किस डायरेक्शन में अप्रोच लेनी है, कि एलिमिनेशन, कंट्रोल, मिनिमाइजेशन और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इसका सब रेगुलेशन 3 है, जो भी हैजार्ड आइडेंटिफाई किए गए और जो भी रिस्क असेसमेंट किया गया उसके बेसिस पे हर एक माइन के ओनर, एजेंट और मैनेजर को क्या करना होगा, एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट तैयार करना है, जिसे कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कहा जाएगा। ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट का मतलब हुआ कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका पीरियोडिकली ऑडिट हो सके। ऑडिट का मतलब आप समझते हैं ना, कि उसके अंदर जो भी चीज़ें दी गई हैं वो चीज़ें अगर कोई इंस्पेक्शन कमेटी आती है वो चेक करती है कि इसके अंदर जो जो मेजर्स बताए गए थे वो मेजर्स लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं। वापस उसमें फीडबैक मैकेनिज़्म होता है कि उसके अंदर और क्या अपडेट की रिक्वायरमेंट है, तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं कि कुछ नया रिस्क बढ़ गया तो उसमें और ऐड कर दिया। तो ये हो गया ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट। ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होगा जिसे कहेंगे सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या होगा कि जो माइन का मैनेजमेंट होगा वो इसका एक पार्ट बनेगा, यानी कि डे टू डे जो माइन मैनेजमेंट फंक्शन करता है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान उसका एक पार्ट बन जाएगा, एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा। जैसे लेजिस्लेशन है, रेगुलेशन है, रूल्स है, एक्ट है, जो डे टू डे मैनेजमेंट वर्क करता है माइन में, वो हमेशा ध्यान रखता है कि हम सीएमआर का तो उल्लंघन नहीं कर रहे, कहीं माइंस एक्ट का तो उल्लंघन नहीं कर रहे। तो उसी तरीके से सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान भी जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन का, यानी मैनेजमेंट का एक पार्ट बन जाएगा, ठीक है ना, और उसको मैनेजमेंट फॉलो करेगी, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में ऐसा बताएगा कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। एंड इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में जो भी माइंस है या जो भी कंपनी, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी किस किस हायरार्की में कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं,
कि ऊपर डायरेक्टर कौन है, उसके बाद जनरल मैनेजर कौन है, उसके एजेंट कौन है, मैनेजर कौन है, उनके नीचे और कितने लोग हैं, क्या क्या पोजीशंस होल्ड किए हुए हैं। प्लानिंग कि माइंस में कैसे काम होना है, और सेफ्टी को मेंटेन रखने के लिए क्या अप्रोच लेनी है। ठीक है, एक्टिविटीज़ जो जो एक्टिविटीज़ करनी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो जो भी प्रैक्टिसेस हैं माइंस में, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो रखना है, जो प्रोसीजर्स हैं वो रखना है, जो भी प्रोसेस है कि किसी काम को करने का कोई प्रोसेस है तो वो कैसे करना है। क्या रिसोर्स फॉर डेवलपिंग कि डेवलपमेंट के लिए क्या रिसोर्स हैं, जैसे ट्रेनिंग का क्या प्रोविज़न है, कितने टाइम पे कराना है, किस टाइप पे ट्रेनिंग कराना है। तो ये हुआ कि मतलब इम्प्लॉयज़ को डेवलप करना सेफ्टी के लिए, तो वैसे मेजर्स रखने हैं। और इम्प्लीमेंट करने के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को, उसके जो भी गोल दिया गया है उसको अचीव करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए, और साथ में जो कंपनी की हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए ओवरऑल डॉक्यूमेंट सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान तैयार होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। सब रेगुलेशन 4 ये बोलता है कि सब रेगुलेशन 2 के अंदर में जो हमने एक प्रोसेस पढ़ा था एलिमिनेशन, उसके बाद हमने पढ़ा था उसको कंट्रोल करना, फिर मिनिमाइज करना, फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और मॉनिटरिंग की फैसिलिटी को डेवलप करना। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, तो कोई भी जो रिस्क होगा माइन के अंदर में उसको कम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, कंटेन करने के लिए जो भी एक प्रोसेस डेवलप किया जाएगा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर में, उसको इम्प्लीमेंट कराना जो ड्यूटी होगी वो होगी ओनर, एजेंट और मैनेजर की, तीनों की कंबाइंड ड्यूटी होगी। ठीक है ना, एंड करके लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं सब रेगुलेशन 2 के अंदर में वो अचीव किए जा सकें। यानी कि इसमें डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है ओनर, एजेंट और मैनेजर की। सब रेगुलेशन 5 आता है इसका कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट क्लॉज आता है इसका कि जो माइन सेफ्टी है और जो कंपनी की हेल्थ पॉलिसी है वो उसमें डिफाइन की होनी चाहिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर में। इसका एग्जांपल अभी मैं शो करूंगा जस्ट ये स्लाइड खत्म होने के बाद। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऐसा प्लान होना चाहिए उस सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर कि जो पॉलिसी है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, यानी जो हमारा विजन है हेल्थ और सेफ्टी के तरफ कि कैसे हमको जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल अचीव करना है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके अंदर में प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि बस बोलने के लिए बोल दिया जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल अचीव करना है, एक डॉक्यूमेंट बना दिया, लेकिन उसके अंदर कोई प्रोसेस ही नहीं बताया गया। ठीक है ना। प्रोसेस के लिए एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लेकर के आए कि ये रिस्क थे, इसको कम करने के लिए ये प्रोसेस से अगर हम काम करेंगे तो हमारा रिस्क बहुत कम होगा या मिनिमाइज हो जाएगा। तो इस टाइप का ना एक प्लान होना चाहिए उसके अंदर में, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर में, कि कैसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। थर्ड क्लॉज आता है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर में ये भी चीज़ होनी चाहिए कि जो माइन या माइंस हैं वो कैसे कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करेंगे ताकि वो पॉलिसी जो है अचीव हो जाए। ठीक है ना, जो उनका टारगेटेड एम है वो अचीव हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि माइंस के अंदर में तो सब लोग अवेयर नहीं होंगे कि क्या सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है, नहीं है, तो जो डॉक्यूमेंट होगा इटसेल्फ उसके अंदर में प्रोसीजर बताया हुआ होगा, ये चीज़ लिखी होगी, ये चीज़ लेट डाउन होगी कि इस डॉक्यूमेंट को कैसे हर आदमी तक पहुंचाना है, हर आदमी उसको समझे, हर आदमी उसके डायरेक्शन में काम कैसे करे, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक का पार्टिसिपेशन कैसे हो, ये जो मैसेज पहुंचाना और वो पर्सन उस चीज़ को फॉलो करे, ये हुआ कि कैपेबिलिटी को डेवलप करना है। हर एक आदमी के अंदर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी को अचीव करने के लिए कैपेबिलिटी को डेवलप करना, ये उस डॉक्यूमेंट के अंदर में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए कि जो भी प्रिंसिपल हैजार्ड है, यानी बड़े बड़े इनंडेशन या फिर गैस का जो एक्सप्लोजन है वो कोल डस्ट एक्सप्लोजन या कोई अलग टाइप का कोई बड़ा सा प्रिंसिपल हैजार्ड है, तो उसको हम कैसे डील करेंगे। ठीक है ना, वो उसके अंदर में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने चाहिए हर एक ऑपरेशन के। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी माइंस में ऑपरेशंस हो रहे हैं जिसमें भी रिस्क एसेस किया गया है, उनको रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर ऐसे वेज होने चाहिए जिससे कि मेजर किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है और इवेलुएट किया जा सके सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को। यानी कि एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर ही प्रोसीजर बताया जाएगा कि उसी डॉक्यूमेंट को कैसे मेजर करेंगे, मॉनिटर करेंगे और इवेलुएट करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट बना है ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना, और अगर सही काम नहीं कर रहा है तो उसके अंदर क्या खराबी है जिसको करेक्ट किया जा सके, नहीं वो प्रोसीजर भी दिया होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर में एक ऐसा प्लान होना चाहिए जो कि उस सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को रेगुलरली रिव्यू करें और उसको कंटिन्यूली इम्प्रूव करने के लिए क्या मतलब कैसे मेजर्स या क्या प्रोसीजर्स है वो उसके अंदर में लेट डाउन होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में जो ऑडिट वाला पोर्शन होता है उसमें लिखा होगा कि मंथली ऑडिट करेंगे
सेफ्टी कमेटी वाले कि एवरी मंथ वो चेक करेंगे कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या है और क्या इम्प्लीमेंट हुआ और क्या नहीं हुआ और उसमें क्या कमी रहेगी उसको और कैसे आगे इम्प्लीमेंट करना है। या ऑडिट वाला पोर्शन, सेकेंड लेवल ऑडिट हो सकता है कि 6 मंथ ऑडिट हम करा सकते हैं हमारे जो माइन से ऊपर जो मिड हायर मैनेजमेंट है उसके द्वारा। और थर्ड लेवल हो सकता है कि जो ब्रॉड कंपनी लेवल है तो उस बड़े कंपनी लेवल पे कोई ऑडिट कराया जाए, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर उसके अंदर में दिया होना चाहिए टाइम शेड्यूल के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर में ये भी प्रोसीजर दिया होना चाहिए, ये भी बताया हुआ होना चाहिए कि अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को कैसे रिव्यू किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में लिखा हुआ है कि अगर प्रोडक्शन लेवल 15,000 नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल, अगर वो प्रोडक्शन लेवल अगर 25,000 हो जाता है कभी, तो क्या होगा कि उस समय मशीन का इंगेजमेंट, लोगों का इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। वैसे केस में आवश्यकता हो सकती है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को रिव्यू किया जाए। तो इस टाइप के प्रोसीजर्स उसके अंदर में होने चाहिए। तो मैंने एक प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में बोला, ऐसे दूसरे तरीके भी हो सकते हैं कि अगर कोई नई मशीन आती है तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को रिव्यू करना है, कोई मशीन को हटाया जाता है तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को रिव्यू करना है, कोई ऑपरेशन को करने का तरीका बदला जाता है तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को रिव्यू करना है। ऐसे कई सारे मेजर्स हो सकते हैं कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को कब कब रिव्यू करना है। फर्स्ट जी पॉइंट में कहा गया था कि पीरियोडिक रिव्यू की बात की गई थी कि वो तो करना ही करना है, और एच पॉइंट में कहा गया कि अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है तो रिव्यू करना। इन दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आई लास्ट इसका, कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में ये डिटेल में लिखा होना चाहिए, डिटेल में बताया होना चाहिए कि माइन वर्कर्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर में ये चीज़ लिखी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट की कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को बनाने के दौर में उनको सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को डेवलप करने के दौर में माइन वर्कर्स का क्या इंगेजमेंट रहा, और उसके एप्लीकेशन में यानी जब वो प्लान इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उसमें उसका इंगेजमेंट किस तरीके से रहेगा, ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेन होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट सब रेगुलेशन में मूव करने से पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जो कि आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी को समझने में हेल्प करेगा। ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का ही डॉक्यूमेंट है, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर में बोला गया था कि उसके अंदर में कंपनी की हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए, और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान उसी डायरेक्शन में बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे डॉक्यूमेंट देखिए, ये हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में बात करता है। जैसे पहला सेफ्टी ऑब्जेक्टिव है कंपनी का कि टू अचीव जीरो हार्म पोटेंशियल इन ऑल माइंस एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट, यानी एक कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी को लेकर कि उसको जीरो हार्म पोटेंशियल अचीव करना है, यानी कि वहाँ पे जितने भी लोग काम करें, जो भी ऑपरेशन हो रहा हो, किसी को भी कोई हार्म ना हो। अब ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान डिज़ाइन करना, उस स्टैंडर्ड का डिज़ाइन करना है कि जिसमें जीरो हार्म पोटेंशियल को अचीव करने का विज़न हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो जीरो हार्म पोटेंशियल है उसकी कन्फर्मिटी में ना हो, यानी हमने सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ दी जिससे क्या है कि एक दो एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको वो नहीं, हमको उस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना है कि कोई चीज़ का स्टैंडर्ड होता है ना, कि कोई चीज़ की क्वालिटी होती है। हेल्थ एंड सेफ्टी की भी क्वालिटी है कि जीरो हार्म पोटेंशियल हेल्थ एंड सेफ्टी की क्वालिटी है, उसको अचीव करना है। फिर आती है सेफ्टी पॉलिसी, आती है कंपनी को कि कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी क्या है। तो ये डॉक्यूमेंट मैं रीड आउट नहीं करूँगा, आपको मैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, जस्ट मैं आपके लिए स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। तो इसी तरह से जो हेल्थ एंड सेफ्टी की जो पॉलिसी है उसका भी ट्रू रिफ्लेक्शन होना चाहिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर में, ठीक है। अब हम लोग इसके लास्ट रेगुलेशंस की तरफ मूव कर रहे हैं, 6, 7, 8, ये 3 छोटे छोटे और सब रेगुलेशन इसके हैं। ये हर एक माइन को ओनर, एजेंट और मैनेजर को क्या करना होगा कि जो भी हैजार्ड आइडेंटिफाई किए गए हैं और जो भी रिस्क एसेस किए गए हैं उनको पीरियोडिकली रिव्यू करना है, और ये डिटरमाइन करना है कि क्या कोई फर्दर एलिमिनेशन, कंट्रोल और मिनिमाइजेशन पॉसिबल है रिस्क का, ठीक है ना। और क्या होगा, जो सेफ्टी कमिटी जब भी रिव्यू मीटिंग होगी तो इसके बारे में उनको कंसल्ट करना है सेफ्टी कमेटी से, यानी सेफ्टी कमेटी के सामने वो मैटर पुट अप करेंगे, बोलेंगे ये रिस्क थे सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर में, क्या इसका और फर्दर एलिमिनेशन या फिर कोई कंट्रोल या कोई मिनिमाइजेशन पॉसिबल है, कोई सजेशन अगर कहीं से आता है। तो इस टाइप का काम करना है ओनर, एजेंट और मैनेजर को। सब रेगुलेशन 7 है, कहता है कि ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, उनको क्या करना है कि सेफ्टी मैनेजमेंट की एक कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर को सबमिट करनी है, जो कि राइटिंग में एक ऑर्डर दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान आपने सबमिट किया है उसमें ये सर्टेन मॉडिफिकेशंस करने हैं, ये मॉडिफिकेशंस करके आप दोबारा सबमिट करिए, ऐसा वो बोल सकते हैं। लास्ट सब रेगुलेशन 8 इसका, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को इंप्लीमेंट करने की पूरी जिम्मेदारी होगी ओनर, एजेंट और मैनेजर की, यानी तीनों की कंबाइंड जिम्मेदारी है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को माइंस में इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है ना। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान अगर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा
तो इसके लिए जिम्मेदार कोई ओवरमैन को, कोई माइनिंग सरदार को या किसी वर्कर को नहीं ठहराया जा सकता। इसके पूरे जिम्मेदार होंगे ओनर, एजेंट और मैनेजर, ये तीनों कंबाइंड। यहाँ पे ये रेगुलेशन नंबर 104 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान से रिलेटेड 3 सर्कुलर आए हैं DGMS के, और तीनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट से आपको देखनी है और पढ़नी है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।